हेलो बच्चों, आई एम गौरव राघवन। वेलकम टू स्टडी कैफे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये स्टडी कैफे चैनल आपकी एजुकेशन की सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाया है। मेरी इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आप लोग सेंटेंस को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, सेंटेंस को समझना चाहते हैं, तो इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलने का है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी टेंस की सीरीज के अंदर मेरा जो सेंटेंस चल रहा था वह प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पूरी सीरीज के बारे में चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसी भी सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है उसकी पहचान। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या होगी? अगर मैं देखें कि आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कैसे पता लगे? किसी चीज को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं कैसे इतने सारे सेंटेंस पता लगाऊंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है? तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, जो बीच में आदि शब्द आते हैं। ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब तुरंत हमको पहली बार में लिखना है। हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब की बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डी आई डी डिड। ये डू की सेकंड फॉर्म है। हम लोग जब टेंस के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जो फर्स्ट वर्ब आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो हमने कहा जो सेंटेंस की अंग्रेजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? उसका पास्ट रूप है। जैसे कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी आप अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिस बुक है, आपकी ट्रांसलेशन की बुक है, उसमें से कंप्लीट करेंगे। हमारा शब्द हुआ जाना, जाने की गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। ऐसे ही आना, कम, कैम और फिर कम। ऐसे ही आपका सुनना, ऐसे ही आपका खाना, ऐसे ही आपका नहाना। तो ऐसे ही अलग अलग है। नहाना, बात, इसमें केवल ईडी लग जाएगा। तो मैं आपको केवल प्रैक्टिस सेट के लिए बता रहा हूँ, बाकी सेंटेंस में करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इस टाइप से हमारी सेकंड फॉर्म होती है और आप उसको अपनी इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बुक के अंदर कंप्लीट कर लें। तो ये डिड होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वही जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया था, उसके अफर्मेटिव में बना प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज। लेकिन डू डज को हम शुरुआत में नहीं लगाते, मतलब अफर्मेटिव में नहीं लगाते। आप लोग जानते हैं बच्चों, मैं लगातार सीरीज में पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग किसी भी टेंस को 3 टाइप्स में बांटते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जो आपको पूरा देखने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन समझ में जब आएगा जब हम डीपली इसको पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत है अभी, आप लोग बैक साइड में जाइए, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच कीजिए, टेंस का पूरा सीरीज देखिए, नोट्स बनाइए, 100% आपको टेंस आ जाएगा। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने आपको बताया था उसमें अफर्मेटिव मैंने और जो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, डू डज नहीं आ रहा था, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आया था। अगर कोई पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब तो डू डज ही रहेगी। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने बताया पहले भी कि 3 ही सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव, ये सेंटेंस के रूप होते हैं स्वीकारात्मक, साधारण, सकारात्मक, इसके रूप हैं। तो अफर्मेटिव का नियम हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें लगती है, फिर मैंने इसकी अंडरस्टूड उसका कॉमन रूल आपको बता रखा है। वो कॉमन रूल क्या है? उसमें कॉमन रूल के मतलब होता है सबसे पहले अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ मैंने कहा इसमें लगानी नहीं है, इसके लिए यहाँ सीधे क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब के यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर अफर्मेटिव में नहीं आता।
तो सेकंड फॉर्म आ गई और उसके बाद में आ गया सीधे ऑब्जेक्ट। ये कब करना है ऐसा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, माना सकारात्मक हो, स्वीकारात्मक हो, साधारण हो, तब। सेंटेंस देख लेते हैं, कोई अच्छा एग्जाम्पल समझ में आए। वह बाजार को जाता था, वह बाजार को जाता था, लास्ट में आ गया था माना, इससे पता लग गया कि पास्ट का इंडेफिनिट है। वर्ब क्या हो गई, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बताया वेंट। वह बाजार को जाता था, ही वेंट, सेकंड फॉर्म लग गई, क्योंकि नियम क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाना है फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। इसके बाद में सीधे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया टू मार्केट। तो ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। और देख लीजिए, तुम मुझे रोज पीटते थे, तो यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, पीटना, बीट, ठीक है, किसको, मुझे, कब, डेली, यू बीट मी डेली। बीट सेकंड फॉर्म भी इसकी बीट ही होती है, थर्ड फॉर्म बिटन होती है, बीट बीट बिटन। ऐसे ही हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई। अफर्मेटिव का नियम हमेशा जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर साइलेंट रूप से हेल्पिंग वर्ब इसी के अंदर सेकंड फॉर्म ऐड हो गई, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं अगला, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। नेगेटिव, नेगेटिव में सिंपल सी बात है, मैंने आपको नेगेटिव माना नहीं वाले सेंटेंस, सेंटेंस कैसा होगा, नहीं वाला होगा। तो नियम क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद में नोट लगाएंगे। अब डिड लग गया यहाँ पर पहले से सिंबल और सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म अब नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना, केवल पास्ट के, इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल अफर्मेटिव के लिए पर है। तो ये बातें अपनी नोट्स के कॉर्नर में लिख लेना, सब्जेक्ट, डिड नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई सेंटेंस वही ले लीजिए, मैं बाजार नहीं जाता था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार नहीं जाता था, कौन, मैं, आई। डिड कॉमन है, चाहे मैंने वो टेबल बताया था, ही सी थे सिंगुलर नंबर वाला, और आई भी यू थे प्लूरल नंबर वाला, यहाँ दोनों के लिए कॉमन डिड है, सबके लिए कॉमन है। सब्जेक्ट करता है एक सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई डिड, फिर इसके बाद नॉट। ये मैंने आपको एक परफेक्ट रूलिंग बताई हुई थी, अब केवल हम चेंजिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर वर्ब की फॉर्म, बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी जितने भी नेगेटिव सबका ऐसा ही होता। आई डिड नॉट, वर्ब लगाओ, जाना, गो, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, यस। आई डिड नॉट गो, कहाँ नहीं जा रहा भाई, मार्केट, आई डिड नॉट गो मार्केट, ठीक है। और देख लीजिए, हम खाना नहीं खाते थे, ये बिना खाए पी रहे हैं, हम खाना नहीं खाते थे, तो सब्जेक्ट हो गया वी, लग गया डिड, वी डिड, क्या लगेगा, नेगेटिव नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, माने ईट, इसके बाद क्या, फूड, ईट द फूड, हम खाना नहीं खाते थे। तो ये हमारे नेगेटिव होंगे।
हमें बस इस पॉइंट में एक चीज ध्यान रखनी है, अपने नोट्स में अलग तरह से यहाँ पर ऐसे बनाकर यहाँ लिखना नोट, और नोट के अंदर एक बात लिखनी, क्या, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो या बाकी में फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबॉलिक लग गया पहले से ही सेकंड फॉर्म। ओके, इसको रख कर दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो नियम है सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और जो सेंटेंस को प्रॉपर करना चाहते हैं, देखो हम नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे, और ये गारंटी है आप 100% पास होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। इससे अच्छा मेथड आपको मिल नहीं सकता। तो इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा मेरे साथ साथ 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, प्रॉपर देखिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आपको मिल जाए। आप हाई स्कूल इंटर 9th के साथ स्टूडेंट होंगे, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता रखा है, इंट्रोगेटिव वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। पहला, जब प्रश्नवाचक, आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको मैं आपको शुरू से इसलिए बता रहा हूँ। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, पहले वाले में शुरू में आते हैं, मैंने आपको बता रखा है शुरू में आ गया भाई तो कोई वैल्यू आपकी नहीं होगी, इसलिए इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, अब इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हमेशा आती है, ये बात को माइंड में सेट कर लो। अफर्मेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले। तो नियम बनेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और इंट्रोगेटिव मार्क। ध्यान में आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, डिड। तो मैं इसकी जगह पर, ठीक है आपने देख लिया ना, ये अंडरस्टूड वैल्यू है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, डिड लिख देता हूँ। सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम रवि को गाली देते थे, सॉरी यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क चल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी में जरूर लगाना है, ये पॉइंटेड है जिससे नंबर कटेंगे। शुरू में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, तुम, डिड यू, क्या कर रहे हो आप, गाली देने का काम, एब्यूज, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसलिए एब्यूज जाएगा, डिड यू एब्यूज किसको, रवि को, टू रवि, इंट्रोगेटिव मार्क, डिड यू एब्यूज टू रवि, क्या तुम रवि को गाली देते हो। ऐसी सेकंड टाइप देखिए इसका, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब उनकी अंग्रेजी सबसे कहाँ लगाते हुए, पहले लगाते हैं। शुरू में आ गए तो कोई नहीं पूछेगा, और बीच में आए तो सबसे पहले लगाते हैं। मैंने आपको बता रखा है मतलब शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, किसको। फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो बताया कितने की अंग्रेजी में अलग अलग होती है, हाउ मच और हाउ मेनी। आप जाइए बैक वीडियो पर, उसकी लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो क्या होगा फिर इसमें, अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, तो नियम क्या होगा, सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी जो बीच में आया है, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर गलती करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पर सीधे इसके बाद सीधे सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना,
हेल्पिंग वर्ब लगने से पहले अपने उसकी अंग्रेजी जो प्रदर्शक शब्द है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले ही आएगा, चाहे ए टाइप हो चाहे बी टाइप। नोट हो तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं। इसलिए डिब्बे में बंद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सीधे आपका हो गया ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क। तो आते हैं इस पर, इसी सेंटेंस को मैं कर दूं, तुम रवि को गाली क्यों देते थे? तुम रवि को गाली क्यों देते थे? तो बीच में आ गया सबसे पहले अंग्रेजी लगा, जिससे बात करते प्रश्न चिन्ह लगाते पूछते हैं उससे कि ये काम क्यों कर रहे थे भाई, तो सबसे पहले क्यों, वाई। इसके बाद डिड, कुछ और सोचेंगे नहीं, पहले इतना। बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस कठिन दिखाई दिया इसको नहीं करेंगे, अरे भाई पूरा नहीं करोगे तो पूरा नंबर चला जाएगा, कुछ करोगे तो कम से कम कुछ तो आएगा। एनसीईआरटी का पैटर्न है, सीसी पैटर्न चल रहा है आपका, आपको स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग मिलता है, तो कम से कम इतना क्यों, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगनी है डिड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। तो क्या दिक्कत है, मेरा तो ये दिक्कत ये भी नहीं पूरा करिए, गाली देना एक ही बात है, एब्यूज, और एक बात क्या मैं तो कहूँगा बुरी बात, वाई डिड यू एब्यूज। फिर किसको दे रहे हो, टू रवि, रवि और इंट्रोगेटिव मार्क। बात समझ में आ गई। तो ये सीसी पैटर्न का मतलब है स्टेप टू स्टेप नंबर मिलना, हम किसी चीज को पूरा करें। दूसरा, ये सेंटेंसेस हमें तो कई तरीके से काम आएगा। सबसे पहला तो आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी में। दूसरा आपको काम आएगा रीअरेंज करने में, आपको 9th 10th 11th 12th सबकी इंग्लिश के पेपर में रीअरेंज का आता है। फिर उसमें करेक्ट करने के लिए आता है, करेक्ट करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ कर देगा उसको करेक्ट करना है। ये मैं आपको सब बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। मेरी पूरी सीरीज को देखिए, ग्रामर इंग्लिश को बिल्कुल टेंशन फ्री कर देंगे। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैंने 5 इंडेफिनिट कंप्लीट किया, आप पूरा नोट्स बनाइए, इसके सेंटेंसेस को कंप्लीट करके आप किसी भी ट्रांसलेशन की बुक में उसकी हेल्प लेकर उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझको कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।